wave equation basically the second order partial differential equation. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका आपस में रिलेशन किया जाता है, देखा जाता है किस तरह कन्वर्ट होते हैं एक से दूसरे में। तो ये वेव इक्वेशन बेसिक इक्वेशन में से एक है। ये यहाँ पे हम स्ट्रिंग की पे अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग की मूवमेंट पे। सपोज करें कि अगर एक थ्रेड है हमारे पास, जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया होगा, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स। उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं होता, लेकिन समटाइम बहुत रीजनेबल एम्पलीट्यूड भी उसमें मिलता है हमें। अब अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है और उसका हमने देखा कि एक एलिमेंट जिसको कंसीडर किया है, ये वायर आपको साइड पे नज़र आ रही है राइट साइड पे इक्वेशन में, और उसका एक लेंथ एलिमेंट ये येलो कलर में जो हमने कंसीडर किया हुआ है, ये एल है लेंथ उसकी, और डेंसिटी है म्यू। ये तो डेंसिटी तो पूरे थ्रेड की होगी, और उसका कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो उसकी डेंसिटी भी वही होगी जितनी के सर्टेन लेंथ की होगी, 1 मीटर है, 2 मीटर है, जितने भी लेंथ है। तो डेंसिटी उसकी म्यू से शो कर रहे हैं, और उस इस सेगमेंट की जो मैस है वो है डी एम, लेंथ ऑफ मैस ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल सेगमेंट इस थ्रेड का। अब डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मैस पर यूनिट लेंथ। तो मैस पर यूनिट लेंथ इसकी फॉलो। अब जब उसके लेंथ एलिमेंट में अपने इसमें ऑब्जर्व किया कि ये राइज आ रहा है, स्लाइटली राइज है टुवर्ड्स राइट साइड, वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। अब एक साइड एक साइड से तो वेव टाइड है, बांधी हुई है, दूसरी साइड से भी उसको ट्रेवल कर रहे हैं। अभी हम नहीं जानते कि उधर मूवमेंट, उधर वो स्ट्रेचिंग है या नहीं है। स्ट्रेचिंग फर्ज करे है अगर उधर भी। अब एक साइड पे फोर्स F2 लग रही है टुवर्ड्स राइट, जो उसको अपलिफ्ट कर रही है, और दूसरी साइड पर है F1 जो जिधर से टायर किया गया, उसे बांधा गया। इट मीन्स देयर इज सम नेट फोर्स, two forces now, right on now is applicable on the string F2 and F1. F2 is slightly higher than the F1, जिसकी वजह से उसमें ऊपर की तरफ लिफ्ट आ रहा है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो वी विल अप्लाई है न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ में इस वक्त 3 वेरिएबल हैं। एफ नेट along y axis, y axis along the net force है वो Fy है, net y, mass and acceleration along y axis। अब यहाँ पे एफ नेट का मतलब क्या हुआ कि दो फोर्सेस से जो लेफ्ट और राइट साइड पे इसको स्ट्रेच कर रही हैं, उनका नेट F2y माइनस F1y, उनके y और y कंपोनेंट दोनों के, और देन डी एम मैस ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट और ए वाई इसका एक्सेलरेशन। अब वन बाय वन हमने ये तीनों एलिमेंट डिटरमिन करने हैं। बस ये याद रखें, न्यूटन सेकंड लॉ फर्स्ट स्टेप में याद रखें कि न्यूटन सेकंड लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उसको अब ये इक्वेशन है। अब इसमें से वन बाय वन ये जो इक्वेशन 16.34, इसमें अब आपको 4 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। F2y, F1y, dm mass ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट और एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखें कि ये एलिमेंट बन रहा है, ये इक्वेशन मैथ पर यूनिट लेंथ की जो डेफिनेशन है इसकी लेंथ, इसको यूज़ करते हुए डी एम इक्वल टू म्यू एल।
अब क्योंकि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है लेंथ, और ये भी नियरली स्ट्रेट है, पैरेलल है टू लॉन्ग एक्स एक्सिस, जस्ट माइनर डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसलिए फिर उसको इग्नोर करके हमने ये फर्ज कर लिया कि जो लेंथ एलिमेंट वो डी एक्स के इक्वल ही है। डी एम will be equal to now mu dx instead of dl, mu l। तो ये dx हो गई है, तो एक पैरामीटर तो आपके पास आ गया। अब सेकंड नंबर पे जो था एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस, तो उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन। अब जो इशू है वो हमारे पास फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड करना है। ये सेकंड ये डायग्राम देखें, इसमें आपको एक फोर्स के कंपोनेंट दिखाए हैं F2 के, F2y ओवर F2x किसके इक्वल है, ये इसकी रेशियो किसके इक्वल होगी, ये हमने डिटरमिन करना है। ये स्लोप है फर्ज करिए इसकी, जो एस है स्ट्रिंग एलिमेंट इसका एस टू एट द राइट, तो F2 किसके इक्वल है, ये थ्योरम यूज करेंगे इक्वेशन, और इसको टा के इक्वल कंसीडर किया, जो उसको टेंशन इन द स्ट्रिंग है टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करेंगे F2 will be equal to the tension in the string towards right। अब क्योंकि F2 जो देखे ये इक्वेशन में भी देखेंगे, F2 की वेक्टोरियली भी देखा जाए तो F2 की लेंथ जो F2y की लेंथ जो है F2x से बहुत कम है, x component is larger as compared to the इसकी लेंथ तो x कंपोनेंट की लेंथ जो है उससे ज़्यादा है y कंपोनेंट से, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे देन स्क्वायर रूट करेंगे, उसमें सम करेंगे तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं 2y को। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो किसके इक्वल होगी, फिर x कंपोनेंट के फोर्स के। तो हम इसी को पुट करेंगे 16.37 में। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ये जो भी हमने प्रोसेस किया। अब ये याद रखना है कि हमने पहले, मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ किया ये है कि इस फोर्स के कंपोनेंट बनाए, फोर्स के कंपोनेंट बनाए y और x कंपोनेंट, एंड देन उसको सॉल्व किया, और उसके लिए हमने ये F2 जो है x, इसको टेंशन इन द स्ट्रिंग के इक्वल कंसीडर किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आया है F2y का, वो है टा S2। अब S2 इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे हम लेफ्ट साइड पे फोर्स के लिए, जो लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे स्किप किया हुआ है, आप इसको बेशक कर लें या ज़रूरत नहीं है, कंसीडर कर लेंगे सेम इस पे भी, क्योंकि वो डाउनवर्ड, वो लेफ्ट राइट साइड पर है, थोड़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन प्रोसेस सेम है, और उसका ये इक्वेशन आएगी उसकी। अब दोनों को सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि नेट फोर्स हमने फाइंड करनी थी, टा S2 माइनस टा S1, तो म्यू डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, S2 माइनस S1 डी एक्स होगा। अब S2 और S2 क्या है, डिफर ओनली बाय ए डिफरेंशियल अमाउंट डी एस, ये बहुत स्मॉल अमाउंट है S2 और S1, तो ये इसके डी एस से डी एस इनका माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास, तो S जो बेसिकली है dy ओवर dx, मीन जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है लॉन्ग y एक्सिस।
अब वो बिल्कुल समाल है, क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि बिल्कुल समाल एम्पलीट्यूड के साथ उसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये क्वेश्चन होगी। अब ये जो क्वेश्चन है 16.42, ये क्वेश्चन ये लेटेस्ट फॉर्म आई है। अब इसमें एस की वैल्यू पुट करें तो डी वाई और डी एक्स होगा। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, इसको कहते हैं हम, ये इसको हम डायरेक्टली इन्होंने ये एक स्टेप करके मिस करके इसमें चेंज कर दिया डायरेक्ट डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव में, क्योंकि अब मैंने पहले भी बात की थी जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो। अब इसमें एक्स भी है और टी भी वेरिएबल है, जिसपे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और टी। तो इसलिए इसको अब एक्स एक्स लेफ्ट साइड पे आपके सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट है और एम्पलीट्यूड में चेंज, और राइट साइड पे टाइम के विद रिस्पेक्ट है। तो ये दोनों अब क्योंकि इक्वल शो का इक्वालिटी है दरमियान में, तो इनको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे हम। तो इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये म्यू ओवर टा जो है, म्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग है, और टा क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब ये दोनों फैक्टर, म्यू जो है ये मटेरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और टा जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग है कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसमें स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो रही होगी या मीडियम में, वो है। ये दोनों फैक्टर मिला के वेलोसिटी की डायमेंशन बनते हैं। ये पिछले आर्टिकल में डिराइव था तो मैंने इसको किया था सॉल्व। तो ये 1/μ² आ जाएगा। तो ये है, इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। अब अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है क्वेश्चन तो आप प्लीज पूछ सकते हैं वेव इक्वेशन से रिलेटेड। हाँ जी, सबको समझ आई है? सर ये जो t इज इक्वल टू आपने f2x लिखा था ये नीचे के 424 पेज में, सर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें कहाँ पे? t इज इक्वल टू f2x, t इज इक्वल टू ये सर ऊपर। जी सर, सर इसके ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग फोर्स के एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जी अलोंग सर। एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रही है ना, उसकी जिस डायरेक्शन में ट्रैवलिंग हो रही है वेव की, स्ट्रिंग की नहीं, वेव की ओके डायरेक्शन। ठीक है, अब देखेंगे जी सर। एक्सेलरेशन हम फोर्स इस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है। अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन वेव की ट्रैवलिंग हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऐसा ही हम है ना? t, जी सर। तो मीन के फोर आपने उसकी वेलोसिटी को उसमें जो जनरेट की है या उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। जब वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो वेलोसिटी मूवमेंट किस तरफ होती है, वेव की लॉन्ग एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो जी ये सर। जिस डायरेक्शन में इट मीन्स की टेंशन होगी स्ट्रिंग की, क्योंकि टेंशन उसको बांधा गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में स्ट्रिंग के एलिमेंट जो लगा रहे हैं वो फोर्स एक्चुअली कंसिडरेबल होगी, ना कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा के मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओके इसमें सर, थैंक यू। जी, तो इसमें ये थोड़ा सा बस इसमें ये आपने स्टेप को याद रखने के, पहले आपने मैथ्स को ड्राइव किया, देन आपने एक्सेलरेशन की क्वेश्चन लिखी है, थर्ड स्टेप में आपने फोर्सेस के कंपोनेंट F1 वाई और F2 वाई को सॉल्व किया है, और आपके पास ये क्वेश्चन आ गई है। इसको एक दफ़ा कर लेंगे आप लोग अपने हाथ से सॉल्व, तो ये आपके लिए इजी रहेगा, इसको याद रखना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फॉर वेव्स, ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप दो वेव्स की कंसीडर करें कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड की है, एम्पलीट्यूड है उनका। तो ये दोनों का जो नेट जब वो ओवरलैप करेंगी तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड बनेगा उनके अरिथमेटिकल सम के इक्वल होगा। ये ओवरलैपिंग वेव्स डू नॉट इन एनी वे अल्टर द ट्रेवल ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, आफ्टर ओवरलैपिंग वो ट्रेवल करती रहती हैं। आप ओवरलैप करेंगी एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा मिलेगा दरमियान में, लेकिन अगेन वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को।
ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है अभी स्टेटमेंट, इसको हम यहाँ पे भी नहीं करेंगे, स्कोप नहीं है इसका आपके पास। तो ये एक जहन में चीज याद रख लें इसको कि जब वेव आपस में इंटरेक्ट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती डायरेक्शन को, वो ट्रेवल बेशक विद इन द सेम मीडियम भी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब अगर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, एक वेव राइट साइड पे ट्रेवल कर रही है, यहाँ ये डायग्राम चेक करें, एक वेव राइट साइड पे ट्रेवल कर रही है ब्लू कलर में जो शो कर रहा है लाइन, और दूसरी वेव भी इसी डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में है। एक वेव कुछ पहले प्रोड्यूस हुई, दूसरी वेव कुछ टाइम के बाद प्रोड्यूस हुई है। अब अगर उनमें डिफरेंस है वो फेज फाई हो, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कितना एग्जैक्टली डिफरेंस है, एग्जैक्टली कितना एंगल पे या कितने टाइम, लेकिन अब बाहर अगर डिफरेंस है, आप जैसे कंटिन्यू एक पल्स जनरेट करें वेव में, कुछ देर के बाद दूसरी वेव पल्स जनरेट कर दें, अब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब कहीं ना कहीं चांसेस होगा कि वो आपस में ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। अब जब किस तरह करेंगे, हम इनका सम लेंगे दोनों वेव्स का कि कैसे इनका जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या रिजल्ट हो सकता है। तो इसके अब आपने ये दोनों इक्वेशन को अब ये दो इक्वेशन को देखें, दोनों का सम लेंगे हम। अब इससे पहली इक्वेशन में के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक है कंपोनेंट है, दूसरे में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये वाली इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, ये आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ याद है, ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जी सर। किया हुआ सॉल्व, ये आपको ये आना चाहिए फार्मूला। अब इसमें सपोज करेंगे अल्फा की वैल्यू है के एक्स माइनस ओमेगा टी और बीटा है 5। अब इस इक्वेशन में आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दे, बीटा की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करें इस इक्वेशन को। तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी 2ym cos 1/2 साइन के एक्स ओमेगा टी। और ये अब ये फाइनल हमारे पास आ गई एक फॉर्म, जिसमें अब यहाँ पे हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे कैसे इसकी हमें आउटपुट मिलती है। अब ये जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट है, ये हम इसके साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करें तो ये उसका एम्पलीट्यूड बनता है 2ym cos 1/2 5। अब उसके अंदर सिंपल था y के इक्वल ym के इक्वल साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो अब 2ym cos 1/2 5 ये एम्पलीट्यूड है। अब ये एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा, तो सारा इसी पे डिपेंड करता है। मसलन अब अगर वेव्स जो हैं, वेव्स जीरो उनका फेज डिफरेंस हो, मीन्स के एग्जैक्टली सेम टाइप की वेव ही जनरेट हो रही है, तो फिर ये इक्वेशन का एम्पलीट्यूड कितना आएगा आप जरा देख के बताएं। कोई भी बता दे। इस इक्वेशन में अगर जीरो पुट करें तो क्या होगा, 5 जीरो पुट कर दें। जी सर, जीरो अगर इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन हाँ में, जी, सर एक्स की जगह 5 की जगह पे सर 2ym बच जाएगा और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बच जी जाएगा। सर। हाँ जी, ये साइन 2ym साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल होगा फिर, y के इक्वल है ना, जो असल इक्वेशन बनती है ये वाली इक्वेशन। यस सर। ये जी किसमें सर। रखी हुई है, ये ठीक है। मीन्स आपको इस सिचुएशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा जब फेज डिफरेंस जीरो है।
और Yes, sir. अगर 90 फेज डिफरेंस हो तो फिर सर फिर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 cos 45 हो जाएगा और cos 40 फिर वो 1/√2 बनता है, फिर वो 2/m/√2। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है। जी सर, उस पे भी Yes, नॉन sir. जीरो होगी। ठीक है, तो अगर 180 का फेज डिफरेंस हो तो फिर 180 का, तो सर आंसर फिर माइनस में आएगा सर। जीरो सर एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, सर, इक्वेशन 0 हो नजर नहीं जाएगा। आ रही। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, वहां पे वो सर देखना स्क्रॉल अप मुझे। कीजिएगा ये वो इक्वेशन इक्वेशन की तरफ। सर सबसे ऊपर जौन सी इक्वेशन थी, जी ये भाई वाली, भाई ये वाली। सर cos 60 फिर वो बनता है सर ये 1/2, नॉन जीरो सर ये वैल्यू आएगी फिर। ये जीरो आ जाएगा इसका आंसर। सर 10 आएगा सर, 180 होगा तो 2 से कट जाएगा, 90 cos 90 0 होता है, 0 आ जाएगा। हाँ, जीरो एम्पलीट्यूड आ जाएगा ना, तो इस मीन को ये इसको हम कहेंगे आउट ऑफ फेज अगर वेव्स है, जैसे ये बिल्कुल आउट ऑफ फेज जनरेट हो रही है, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, ये डायग्राम से देखो, तो इसको हम कहेंगे कि ये टोटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, जो पहली केस था अगर 5 0 है, इन फेज है, यस सर। अगर इन फेज है, 0 एंगल है, 5 फेज डिफरेंस 0 है, तो फिर ये टोटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर आउट ऑफ फेज है, मीन 180 का फेज डिफरेंस है, तो फिर ये टोटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर कुछ इसके अलावा एंगल है, तो फिर ये हम कहेंगे ये इंटरमीडिएट, उसमें एम्पलीट्यूड है मीन इंटरमीडिएट वैल्यूज पे मिलेगा। तो इसको ये यहाँ से ड्राइव करते हैं, ये वाली कंडीशन इसकी इंटरफेरेंस की। और ये टेबल जरा अंडरस्टैंड करें। सर कंप्लीट टेबल नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये टेबल देखिए, ये वाला अब आएगा नजर आ। अब ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, जरा इसको समझना आपने ध्यान से देखे, मैं एलेबोरेट करता हूँ। 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ये 0 रेडियंस की टर्म में 0, तो वेवलेंथ में कोई फेज डिफरेंस नहीं है उसकी, सेम वेवलेंथ की दोनों इक्वेशन, दोनों वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ सेम है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड इस केस में आपके पास 2ym, मतलब कि डबल एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको दोनों के सम के इक्वल। और अगर 180 का फेज डिफरेंस है दोनों में, या 2/3 पाई का, अब उस इक्वेशन में 2/3 पुट करके देख ले, 2/3 पाई, तो ये 0.33 वेवलेंथ का डिफरेंस आएगा। अब ये आप लोगों ने थोड़ी सी ग्राफिकली वेव्स ड्रॉ करके देखनी है, ठीक है, कि कैसे ये मतलब वेवलेंथ में आता है। अब अगर ये 180 का फेज डिफरेंस दे दे आपको, तो 180 का मतलब है कि एक पूरी की पूरी वेव आगे है, हाफ वेव जो है ना आगे, जब एक का क्रस्ट आ रहा था तो दूसरे का ट्रफ आ रहा था। ठीक है ना, मतलब ये देखें, ये वाली सेकंड नंबर पे जो डायग्राम है, इसमें देखिए जो ब्लू वाली लाइन है, जब वो उसका मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम है तो दूसरी का नेगेटिव मैक्सिमम है। अब अगर ये नीचे वाली रेड वाली वेव को हम इससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, हाफ पे आगे शिफ्ट कर दें, तो देन दोनों सेम हो जाएंगी ना। यस सर। तो ये मीन्स के हाफ वेवलेंथ होगी ना इसकी, ये इसलिए इसको हम कहेंगे, ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब दोनों वेव्स का डिफरेंस इतना होगा तो फिर हम वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यही कंडीशंस अप्लाई होती हैं सारी ट्रैवलिंग वेव्स के ऊपर, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, यहाँ भी ये स्ट्रिंग की वेव्स हैं, सब के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। इवन समटाइम लाइट के ऊपर भी ये अप्लाई कंडीशन हो सकती है कि आपको, अभी वो खैर टॉपिक नहीं है हमारा यहाँ पे इंटरफेरेंस, लाइट के इंटरफेरेंस का, लेकिन वो आपने डी ब्रॉगली हाइजेन प्रिंसिपल वगैरह पढ़े होंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दरवाजा बंद कर, डबल स्लिट वगैरह एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, वो लाइट के बारे में ही है। ठीक है, तो उनमें भी ये कंडीशन तकरीबन अप्लाई होती है, इसी तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं उनमें भी।
तो ये आपने आगे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, सेम वही इक्वेशन को यूज करके करनी है। ये फेजर नहीं करना आपने, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक। हाँ, ये अब स्टैंडिंग वेव्स है कैसे जनरेट होती है, वो अभी आपने ऊपर कंडीशन देखी थी कि जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो फिर क्या होगा वेव्स। ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। डायग्राम क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, डायग्राम क्लियर है। अब देखें कि एक वेव लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है, एक राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रही है, दोनों। अब जब दोनों, इस दोनों की तरह गौर से देखें कि ये सेकंड डायग्राम को देखें। यस एक का सर। क्रस्ट और एक का ट्रफ अगर ओवरलैप करते हैं, यस सर। ये कंडीशन इस तरह देखें, तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो फिर ये कभी किसी जगह पे आपको एम्पलीट्यूड 0 मिलता है और किसी जगह पे एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेगा। इंटरमीडिएट मिलता है। तो वो अगेन हम यही क्वेश्चन, क्योंकि अब हमने फेज डिफरेंस की बात नहीं हो रही, अब तो सेम मतलब बात हो रही है कि सेम वेव्स है ट्रेवल कर रही हैं। तो ये दोनों इक्वेशन है, एक जो राइट साइड पे ट्रेवल कर रही है वो नेगेटिव kx माइनस ओमेगा टी है, जो लेफ्ट पे ट्रेवल कर रही है वो kx प्लस ओमेगा टी है। तो अभी दोनों इक्वेशन को सम लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये फाइनल इक्वेशन आई है ये। अब इसके ऊपर आप डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके देखें। kx मेगा cos ओमेगा टी sin kx cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम kx को देखेंगे, हम kx के विद रिस्पेक्ट। अब kx अगर kx की वैल्यू अगर 0 हो, kx इज इक्वल टू 0 हो, तो साइन 0 होगा। साइन 0 का मतलब हुआ कि ये पूरे का पूरा जो एम्पलीट्यूड है आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे वैल्यू, ये सारी की सारी 0 आएगी। एक सेकेंड, समझ आ गई इस बात की? यस सर। अब अगर ये kx जो है इंस्टेड ऑफ 0 1 हो, kx इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, आप इंक्रीज करते जाएं kx की वैल्यू जैसे ही हम कर रहे हैं। ये कि हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कब कब 0 होती है, कब 1 होती है। 0 कब होती है? जब ये थीटा जो है इसका 0 हो, ठीक है, यहाँ पाई हो, ये 2 पाई हो, ठीक है ना। और 1 कब कब होती है? सर जब 90 और 270 हो। जी, जब 90 हो, हाँ जी ना, जब 90 हो 270 हो 1 माइनस 1 वट एवर। तो ये उसकी कंडीशन आगे क्या है, फॉर n इक्वल टू 0 1 2 kx इक्वल टू n पाई होगा, उसका मल्टीपल होगा पाई का। समझ लग सही गई हो इस गया। बात की? ये कंडीशन जो है, हेलो, तो आप में से कोई भी आंसर दे दो। लुकमान, जी सर समझ आ गई। जी सर। हैंड रेज कर दिया। तो k इक्वल टू kx इक्वल टू n लैम्डा, k की वैल्यू है 2 पाई ओवर लैम्डा, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2, ये कंडीशन बन जाएगी इसकी, x की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा बाई 2। तो अब यहाँ पे हमने
ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन बन गई है हमारे पास कि कब कब नोड जनरेट होगा और कब कब एंटी नोड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब n प्लस 1/2 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू जो भी आप चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको नोड और एंटी नोड मिलते जाएंगे। ठीक है, ये वाली आपने यहाँ से ये वाला जो है ना जरा पैरा रिवाइज करना है, यहाँ से आपको इसकी स्टेशनरी वेव्स की कंडीशंस का पता चलेगा कि कैसे ये जनरेट हो रही है। तो इसको जरा देखें 2 मिनट। अभी ना क्लास एंड हो रही है, मैं दोबारा क्लास जनरेट करूंगा, उस पर फिर हम बाकी जो इसके टॉपिक रह गए मिसिंग उसको कवर कर लेंगे। बहुत है सारा।